हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है निभा पीसीएस पे। आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। एनटीपीसी का यह जो क्वेश्चंस है वह CBT1 जो 2019 में एग्जाम हुआ था, 2019 का फॉर्म था और 2021 में एग्जाम हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और यह CBT1 का क्वेश्चन है और इसमें 1/3 निगेटिव रहता है दोस्तों। तो चलिए आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और अप टू एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कंटिन्यू इस सेशन को रखेंगे। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग जीके जीएस और करेंट से अपडेट करके देखेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग सबका बनाने का अपना अपना ट्रिक होता है दोस्तों, और सब कोई अलग अलग ट्रिक से बनाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग आप लोग वीडियो को रोक कर और क्वेश्चन को देख के सॉल्व कीजिएगा। हम जीके जीएस का एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश में भारत का राजदूत उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो 2020 में विक्रम कुमार दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा है। प्रणय कुमार वर्मा वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहाँ का रुपया टाका है, तो उसको याद रखिएगा। 1971 में आजाद हुआ था। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है वह पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अंतरिक्ष स्टेशन जो होता है वह पृथ्वी के निम्न मंडल में स्थापित किया जाता है। सबसे पहले रूस के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का लक्ष्य 1930 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है। 1930 तक भारत स्वयं को उस लेवल पर पहुंच जाएगा। देखते हैं 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। विषाणु जनित नहीं है तो जो बैक्टीरिया से होगा या फिर प्रोटोजोआ से होगा। तो चेचक विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, खसरा विषाणु से होता है। तपेदिक जो है टीबी, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, यह बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है और इस बैक्टीरिया का नाम जो है वह ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग को विषाणु जनित रोग कहते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग को बैक्टीरियालॉजी के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं या इसको जीवाणु जनित रोग कहते हैं। देखते हैं 5 नंबर में है कि मुक्ति भोग विषय विधि और मंडल डैश थे। तो गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन, गुप्त काल में जो प्रशासन का विभाजन किया जाता था वह इसी स्तर पे किया जाता था। तो ये सभी प्रशासनिक विभाजन का स्तर है। सबसे छोटा जो विभाजन का स्तर होता था वह ग्राम होता था। ग्राम के जो मुखिया होता था उसे हम लोग ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। ग्राम भोजक कहा जाता था, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेंट से अपडेट करके सारे क्वेश्चंस को बताएंगे दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पे किया गया है। इस नर्मदा नदी से 4 जो राज्य है वह प्रमुख रूप से लाभान्वित होते हैं, जैसे गुजरात,
महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश और कुछ पंजाब। तो ये चारों राज्य जो हैं वह सरदार सरोवर परियोजना से काफी फायदेमंद होता है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका होते हैं उसके संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 53 में किया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए और उनको सहायता करने के लिए आर्टिकल 74 के अंतर्गत एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का डैश कंपनी है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वह महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 2020 में जिस समय एग्जाम हुआ था 2021 में उस समय 11 थी। देखते हैं नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम लोग छू सकते हैं वह हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदर बोर्ड, ये सब आपका हार्ड डिस्क के अंतर्गत आ जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक प्रोग्राम है, तो यह सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ये ऑफिस है, इसके प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो मेगा सिटी जो बनेगा जिसकी जनसंख्या प्रत्येक 10 मिलियन से अधिक है, तो टोटल 7 मेगा सिटीज बनाने की संभावना है और यह 2030 तक फाइनल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये जीके से मिलता जुलता है, तो इसको देख लीजिए। बिहू जो है वह असम में होता है, तो कथकली कहाँ का है? केरल का है, याद रखिएगा। तो ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन है और रीजनिंग में पूछा गया है। ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा मैथ रीजनिंग में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर कितने बार चुना जा चुका है? तो भारत को अभी तक टोटल 8 बार चुना गया है। यूएन के सुरक्षा परिषद जो होता है दोस्तों, उसमें टोटल 15 सदस्य देश होते हैं। टोटल 15 सदस्य देश में से 5 देश जो होता है वह अस्थायी देश होता है और 10 जो होता है वह अस्थायी देश होता है। इनका कार्यकाल जो होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर चेंज होता है। तो इसमें अस्थायी देशों की संख्या 5 है। वो 5 देश कौन है? तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा कि 5 अस्थायी देश हैं। रूस का फेस, रूस का फेस, इससे बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। रूस मतलब रूस, एफ मतलब फ्रांस, ए मतलब अमेरिका, सी मतलब चाइना और ई मतलब इंग्लैंड। तो ये पांचों देश जो है वो यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को
निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। इसमें बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। और रंगून कहाँ था? बर्मा में। तो उनको रंगून भेज दिया गया था। याद रखिएगा, कहाँ भेजा गया था? रंगून। तो रंगून कहाँ पड़ता है? बर्मा। बर्मा अभी किसका नाम था दोस्तों? तो म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा वीडियो को रोक के। 26 नंबर में है कि 2011 के जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? तो सघन जनसंख्या, जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, सघन जनसंख्या पूछा जा रहा है, यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो बिहार का घनत्व सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में निवास करती है। 2011 का जो जनगणना था वह हमारे भारत के 15वीं जनगणना था, जिसके जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे। कौन थे? चंद्रमौली। तो याद रखिएगा, चंद्रमौली थे। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था, लेकिन यह जनगणना जो था वह कंटिन्यू यानी कि रेगुलर जनगणना नहीं था, जो 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। नियमित जनगणना नहीं था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में जनगणना शुरू हुआ। यह जनगणना नियमित जनगणना था, जो 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो याद रखिएगा इतने फैक्ट्स को। देखते हैं 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये 2017 में सौभाग्य योजना शुरू किया गया था और भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। 2017 में शुरुआत होने के बाद 2019 तक टारगेट रखा गया था कि भारत के सभी घरों में बिजली को पहुंचा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं। पद्मावत में जो महिलाओं द्वारा जौहर विधि को अपनाया गया था, इसका चर्चा इसमें काफी अच्छा देखने को मिलता है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो 126 घंटा कंटिन्यू डांस का रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये है कलामंडलम हेमलता। ये टोटल 136 घंटे लगातार नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाए हैं। इनसे पहले भारत के जो थे वह 123 घंटा 15 मिनट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़कर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसकी संख्या 0 थी, शून्य। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है,
इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए और स्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और इसका भारत आगमन 1928 में हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ये सातों जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन की संज्ञा दिया गया था। श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण ही भारत ने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था। इसको लोकप्रिय बनाने का काम लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। तो ज्यादातर ऑप्शन में लाला लाजपत राय रहते हैं। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सन 1930 में प्रकाशित किया था। तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये सब तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, कि ऑटो वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी का वर्णन को दर्शाता है। तो ऑटोमोबाइल में एक ओडोमीटर लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो ओडोमीटर जो हमारा है वो तय की गई दूरी को दर्शाता है और स्पीडोमीटर जो है वह जो स्पीड यानी जितना उसका चाल में गति रहता है, तो गति को मापने का जो काम होता है वह स्पीडोमीटर करता है, जबकि तय की गई दूरी का मापने का काम ओडोमीटर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डैश और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो संयुक्ता जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है यह डीआरडीओ के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। 38 नंबर में है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने में अहम भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 में लौटने के बाद 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे और सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। तो चंपारण आने के लिए चंपारण के किसानों की ओर ध्यान को आकर्षित करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहा था। और जो चंपारण सत्याग्रह था वह तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। तीन कठिया प्रणाली था कि 20 कट्ठे में अंग्रेजों के द्वारा यह अनुबंध करा लिया गया था किसानों से कि 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती करने के बावजूद जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी और जमीन बंजर पड़ जाता था, जिसके कारण नेक्स्ट फसल जो आगे का फसल होता था उसमें उपज अच्छा नहीं होता था। तो इसी 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को शुरू किए थे।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर लिखेंगे तो वीडियो में काफ़ी सारा बहुत सारा हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे फैक्ट्स को बोल देते हैं। तो आप लोग चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसको याद कर सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 भी में निर्धारित किए गए के अनुसार कितना है? तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है। अगर नगर पालिका की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन, भारत में 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और इसको अनुच्छेद 9 के ए में शामिल किया गया है। और भाग जो है इसको याद रखिएगा, इसमें टोटल जो हमारी अनुसूचियों की संख्या है, 12वीं अनुसूची जो है आपका वह नगर पालिका से संबंधित है। इसमें टोटल 18 विषय नगर पालिकाओं को दिया गया है जिस पर उसे कानून बनाने का अधिकार है। तो याद रखिएगा 25 वर्ष लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। 35 वर्ष आपका है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। और भारत में जो आपका मतदान करने का अधिकार है वह 18 वर्ष की न्यूनतम आयु होना चाहिए। पहले मतदान की आयु जो था वह 21 वर्ष था। 61वें संविधान संशोधन के तहत इस आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इतने फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था? तो उस समय का करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये श्रीलंका में किया गया था। एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्बन टोटन बंदरगाह कहाँ है? हम्बन टोटन बंदरगाह, तो ये श्रीलंका में स्थित है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 जो है वह मणिपुर के लोकटक झील में किया गया है। मणिपुर के लोकटक झील में ही एक पार्क है, कीमिल लामजाओ पार्क, जो यह एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है। डल झील जो आपका है वह श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क जो है वह सेकेंडरी स्टोरेज का एक डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज को हम लोग किसी डाटा को संग्रहित करने के लिए या फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको बनाइएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 में हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई थी? तो ये भी करेंट का क्वेश्चन है उस समय का। तो उबर कंपनी के द्वारा उबर स्कोप के नाम से वहां पे आपका चालू किया गया था हेलीकॉप्टर सेवाएं। न्यूयॉर्क के जो मैनहट्टन द्वीप है वहीं से यह सेवा स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेयरी
सभी प्रसिद्ध डैश के नाम हैं। तो पंपास, स्टेप्स, स्वाना और प्रेरी जो है वह घास के मैदानों के प्रसिद्ध नाम हैं। पंपास जो है आपका वो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। स्टेप्स जो है वह मध्य एशिया के घास को मैदान को स्टेप्स कहा जाता है। और सवाना जो है यह पूर्वी अफ्रीका, ये अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पंपास, स्टेप्स और प्रेरी जो है वह ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये सब घास के प्रमुख नाम हैं। देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय जलमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई थी? ये सेतु भारत परियोजना का निर्माण किया गया था। सेतु भारत परियोजना का निर्माण भारत और श्रीलंका के बीच किया गया था। तो देश का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसमें का करेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेतु भारत परियोजना किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका। 57 नंबर में है कि मोडेम डैश से जुड़ा होता है। तो मोडेम जो है वह फोन लाइन से जुड़ा होता है। मोडेम का यूज हम लोग डिजिटल सेवा को एनालॉग में सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मध्यवर्ती धारा को या किस उपकरण का यूज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो प्रत्यावर्तित धारा जो होता है उसको दिष्ट धारा में चेंज करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का यूज करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वह अपनी धारा की दिशा को बदलता है, जबकि दिष्ट धारा अपनी धारा की दिशा को नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन, निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? निर्भय मिसाइल जो है उसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। निर्भय मिसाइल DRDO के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला ये सब को आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध, और यह जो है वह दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, यह गुजरात में, और यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका के टेम्स नदी पे आधारित है। अमेरिका का जो टेम्स नदी है उस पर यह परियोजना आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कि रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो रक्त में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ जो मैट्रिक्स होते हैं वह रक्त में पाया जाता है। इसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में 90% जल और 10% में प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आपका इसमें RBC जो है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। और WBC का जीवन काल कितना होता है? तो यह 2 से 4 दिन होता है। इसको भी ध्यान रखिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब मैथ रीजनिंग का है, इसको याद रखिए कि वर्तमान विनिमय दरों और मूल्य पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है। तो वर्तमान जो विनिमय दर हमारा होता है उस पर अन्य मुद्रा के सापेक्ष जो मुद्रा की क्षमता होती है उससे वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। 72 नंबर में है कि घूमर डैश की लोकप्रिय लोक गीत और नृत्य शैली है। घूमर जो है वह राजस्थान का लोकप्रिय गीत और नृत्य शैली है। अगर बात करें गुजरात का तो गरबा, डांडिया, ये सब गुजरात का लोक नृत्य है। बिहार का है आपका छऊ, छऊ के बाद हो जाएगा, छऊ है आपका बिहार में फेमस है, तो छऊ को याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, रामलीला, ये सब यूपी का है। बिहार के लिए जाट जट्टिन भी आप याद रख सकते हैं, जाट जट्टिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पचहत्तर नंबर में है कि चश्मा 3 नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है। तो चश्मा 3 जो आपका नाभिकीय संयंत्र है वह पाकिस्तान में स्थित है। चश्मा 3 नाभिकीय संयंत्र 2016 में चीन की सहायता से पाकिस्तान में स्थापित किया गया था। और चश्मा अगर फर्स्ट पूछे तो चश्मा फर्स्ट भी पाकिस्तान में है और यह कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश होती है। तो ठोस माध्यम से जब ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम में प्रवेश करती है तो घटती है। ध्वनि जो है वह निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि की चाल को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में ध्वनि का चाल 332 या कहीं कहीं 333 भी देता है मीटर पर सेकेंड होता है। और इसको अगर बात करें, ध्वनि की चाल इतना हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं लोहा में कितना होता है तो 5153 मीटर पर सेकेंड से यह गुजरता है, तो याद रखिए। और सबसे ज्यादा होता है ठोस में, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर शासन किया था। तो ये 1666 से 1687 था, ये बलबन का शासनकाल था। बलबन दिल्ली सल्तनत के 9वें क्रम का शासक था। बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा दोस्तों, सिजदा और पैबोस की परंपरा शुरू किया था। बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा। बलबन को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उलुग खां की उपाधि, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना मौलिक कर्तव्य में वर्णन किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन
2002 के माध्यम से शिक्षा को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखिए। अगला है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो हैदराबाद का जो चार मीनार है वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कुतुब शाह जो थे वह कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे। इन्हीं के द्वारा हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। हैदराबाद को जो चार मीनार है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है और हैदराबाद भी मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैथ रीजनिंग का है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन शक्ति या CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है। तो CO2 को सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जन ताप विद्युत उत्पादन में होता है। CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। याद रखिए। 84 नंबर में है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको ऊर्जा स्थल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के चलने के कारण ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि क्रेब्स चक्र कहाँ निर्माण होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग देखिए। लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेट अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो प्रत्येक डे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।